और हमारे खास बुलेटिन 5 बजे 10 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। बिहार चुनाव में इस बार गठबंधन की भी परीक्षा होगी। छोटी बड़ी सभी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। कई दल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले ही गठबंधन में हैं, तो कई दल बाद में साथ आएंगे। टिकट वितरण में भी आरोप प्रत्यारोप लगाकर कई दलों ने अब अपना साथ ही बदल लिया। एनडीए और महागठबंधन के अलावा बिहार में इस बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन मैदान में है। लोजपा पहले ही एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या गठबंधन चुनाव परिणाम के बाद भी रहेगा। सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी आरजेडी ने पिछले चुनाव में ही महागठबंधन बनाया था। बीजेपी और जेडीयू को कुर्सी से हटाने के लिए महागठबंधन में इस बार वामपंथी दलों को भी साथ लिया गया है। वहीं एनडीए में इस चुनाव में 2 दल आए हैं। वीआईपी के मुकेश साहनी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने इस बार एनडीए का साथ दिया है। वहीं चिराग अभी अकेले जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। चिराग का ये संकेत काफी है कि चुनाव परिणाम के बाद गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। अब इन तमाम जो सियासी समीकरण हैं, उनके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में चुनाव परिणाम आने के बाद जो गठबंधन है वो ऐसे ही बने रहेंगे या बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए, चुनावों के मद्देनजर पार्टियां एक साथ आ तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद सवाल यही रहता है कि उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, वो कैसे मिले। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा पटना से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, बिहार में इस समय चुनाव है, इस समय सियासी सरगर्मियां भी जोरों पर है। सवाल अब यहां पर ये उठ रहा है कि तमाम जो गठबंधन इस बार बिहार में दिख रहे हैं, इनकी कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा इस बार मानी जा सकती है। जी देखिए, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है। आज चुनाव में राजनीतिक दल बदल और जिस तरीके से और बदरंग होने की संभावनाएं होती हैं, तो साफ दिखता है। सबसे बड़ी बात होती है कि सियासत की जो चाल होती है, कब किस पलड़े में किधर की राजनीतिक दल जाएंगे या किस उम्मीदवार किस तरफ पलटी ले लेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ अभी जिस तरीके से चल रहा है, खास करके बीजेपी का कैंडिडेट हो या रालोसपा का हो या आपका आरजेडी का, कोई भी कैंडिडेट अपनी अपनी पलड़े में लेकर के तैयारी करके बैठा है। जिधर भी उसको सीट मिलता है, अपनी तरफ रुझान ले लेता है। आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अभी जो जिस तरीके से लोजपा की तरफ अभी रुझान की गई है, तो उसी तरीके से गठजोड़ की जो तैयारी है, तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अनूठा कही जा सकती है आपकी बार की बिहार विधानसभा 2020 की। जिस तरीके से तैयारी चल रही है, जिस तरीके से उम्मीदवार की तोड़ और जोर की तैयारी चल रही है, निश्चित है कि अपने आप में एक अनूठा होगा। खास करके कोरोना काल भी है, तो अभी जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, चुनाव में अभी तोड़ फोड़ की स्थितियां हैं और आने वाला जो पल होगा वो भी एक अनोखा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव की जब समाप्ति हो जाएगी, तो निश्चित तौर से जितनी भी राजनीतिक दल फिर से एक बार अपने अपने दल में जाएंगे। अगर वो हार गए तो फिर से पुनर्वासी होगी, अगर जीत गए तो फिर दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सरकार उनको बनानी है। तो अब ये सीधे कर सकते हैं कि सरकार की बनाने के समय में जिन जिन उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगा, जिन जिन क्षेत्रों से जो जीत करके आए हैं, तो निश्चित तौर पे उसी दल की तरफ भागने के भी प्रयास करेंगे, क्योंकि मंत्रालय मिलने का भी एक संभावना कही जा सकती है। तो अब ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अभी जो बिहार की राजनीति है, उसमें सियासी राजनीति में शतरंज की जो चाल है, उस चाल की बिसात में पूरे के पूरे लोग बैठे पड़े हैं। आरजेडी हो, चाहे आपका सीधे कह सकते हैं महागठबंधन की मामला हो या जनतांत्रिक गठबंधन की मामला हो, तो अब सीधे कह सकते हैं इस बात को, सारे की सारे स्थितियां अभी प्लेटफॉर्म जो बनी हुई है, वो पूरी की तोड़ मरोड़ की परोसने वाली बातें हैं। और आने वाला जो पल होगा, यानी कि 28 तारीख को जो पहला चरण के जो चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 10 तारीख को जो परिणाम आएगा, जितनी जीत होगी, जितनी जीत के बाद में फिर से एक बार राजनीतिक लहर उत्पन्न होगा, जिस तरीके से एक समुद्र में मिलने की संभावनाएं होने की तैयारी भी है। जी बिल्कुल, चुनाव परिणाम आने से और चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों ही जो परिस्थितियां हैं काफी बदल जाती हैं। अब यहाँ पर हम एलजेपी की बात कर लेते हैं मिथिलेश। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि एलजेपी की ही जीत होगी और उसके बाद हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद स्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी और लोजपा भी इसी स्थिति में नहीं रहेगी। फिलहाल क्या कुछ लग रहा है, क्या एलजेपी किसी और पार्टी को अपने साथ ले सकती है? अब देखिए, यहाँ पर कितनी सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके राजनीतिक गुण अभी देखा जा रहा है, खास करके एलजेपी में, आपका देखिए कि केंद्र सरकार में अपनी बीजेपी ने अपने साथ रखा है, लेकिन यहाँ पर सीधे गठबंधन की बातें करें
जदयू और बीजेपी के साथ है, लेकिन दरकिनार कर दी गई है एलजेपी की। लेकिन यहाँ कितनी बड़ी सियासत चाल चली जा रही है, जहां पर जदयू की सीट है वहां पर एलजेपी खुद अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं और बीजेपी उसकी समर्थन आपको अनऑफिशियल दे रहे हैं। तो आप ये सीधे कह सकते हैं वहां पर कि जिस तरीके से आपका एलजेपी की तैयारी है, निश्चित तौर पे सीट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जदयू की सीट हो सके तो आने वाले समय में कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो परंपरा अभी चली हुई है तोड़ मरोड़ की, निश्चित अपने आप में एक अलग अहम दौर लेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार चुनाव में इस बार गठबंधन की भी खासी परीक्षा होगी। छोटी बड़ी सभी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। कई दल ऐसे हैं जो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही जुड़ चुके हैं और वही कई दल ऐसे भी रहे जो चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद अब एक साथ आए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या गठबंधन चुनाव परिणाम के बाद भी रहेगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक के 5वें चरण के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है, मगर अब भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। जहां कुछ राज्य अब भी इस पर बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि स्कूलों को कब खोला जाए, वहीं कई त्योहारों के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों के भीतर परामर्श जारी है, जिनमें से कई ने अपनी कैबिनेट बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया है। हितधारकों विशेषकर माता पिता के साथ भी बैठकें लगातार जारी है। कई राज्यों ने स्थिति की समीक्षा के लिए पैनल बनाए हैं। हरियाणा पहले ही स्कूलों को खोल चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से स्कूल खोलने के लिए तैयार है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा रहे हैं। राज्य में 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने का विकल्प भी होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिवाली के बाद स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र ने हाल की कैबिनेट की बैठक में दिवाली खत्म होने के बाद इस पर फैसला लेने का निर्णय लिया है। गुजरात भी दिवाली का इंतजार करेगा। वहीं ओडिशा और असम ने दुर्गा पूजा खत्म होने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने 2 नवंबर की एक अस्थायी तिथि निर्धारित की है। तो अनलॉक 5.0 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। और इस खबर पर सबसे पहले हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि उत्तराखंड सरकार का फिलहाल क्या कुछ मूड नजर आ रहा है, कब तक राज्य में स्कूल खोले जा सकेंगे। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर सरकार की आगामी क्या कुछ रणनीति इस समय नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले बताना चाहूंगा 5.0 की गाइडलाइंस आई है, जिसके बाद 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारियां की जानी है। लिहाजा लेकिन इसको लेकर अभी तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा रही हैं। सभी जिले के जिलाधिकारियों से इसको लेकर फीडबैक ली जा रही है। साथ ही आपको बता दूं, जो स्कूल प्रबंधक हैं उनसे भी लगातार फीडबैक ली गई है। स्कूल के जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनसे भी लगातार फीडबैक ली जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है अभी तमाम तरह के निर्णय सरकार को लेने हैं। आगामी कैबिनेट की बैठक भी होनी है, जिसके बाद ये सारी निर्णय रखे जाएंगे, जिसके बाद कहा जा सकता है 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुल सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से तैयारियां अगर हम बात करें तो किस तरह की तैयारियां इस समय नजर आ रही है? अगर हम बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं तो विशेष प्रबंध भी होने चाहिए, क्या उसके लिए राज्य सरकार तैयार है? जबकि हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ने में अक्षम नजर आ रही थी। बिल्कुल पल्लवी, कोरोना काल ने प्रदेश की स्थितियां काफी खराब की हैं और ऐसे में लगातार जो संख्याएं भी बढ़ी हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रही हैं। ऐसे में जो 15 अक्टूबर से स्कूल जो खुलने हैं उसको लेकर अभी एसओपी अभी राज्य सरकार से जारी नहीं की गई है फिलहाल। लेकिन अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका लगातार कहना है कि अभिभावकों के साथ साथ जो स्कूल प्रबंधक हैं उनके साथ फीडबैक ली जा रही है। जिला अधिकारी, अन्य अधिकारी हैं जो वो लगातार उस पर फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि जो कैबिनेट की बैठक होनी है, कहा जा सकता है 14 तारीख को ये कैबिनेट की बैठक आगामी बैठक हो सकती है। इसमें तमाम तरह के जो निर्णय है वो लिए जाएंगे। साथ ही जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका किस तरीके से पालन किया जाना है उसको लेकर एक अभी एसओपी जारी होगी, जिसके बाद तमाम सारे निर्णय के बाद स्कूल खुल सकते हैं। जी बिल्कुल। और रणनीति क्या कुछ रहने वाली है प्रतीक? किस तरह से, क्या चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे? जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले वहां 9 से 12 तक की क्लासेस को ओपन किया जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी देखने को मिलने वाला है या एक साथ सारे स्कूल खोल दिए जाएंगे?
बिल्कुल, ये चरणबद्ध करने की तैयारियां इस पर लगी हुई हैं। फिलहाल अभी अरविंद पांडे इससे कहते हुए बच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, मौतों के आंकड़े भी प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है ये मामला आगे भी टल सकता है। लेकिन अभी जो चरणबद्ध की अगर बात की जाए, तो वो जो 7 और 8 की जो क्लासेस हैं, उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि छात्र जो बड़े छात्र हैं, उनको लगातार जो सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा सकता है। छोटे बच्चों को लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराया जा सकता है। इसको लेकर अभी एक एसओपी तैयार की जा रही है और माना जा सकता है कि चरणबद्ध तरीके से ये स्कूल खोले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे एमपी के हालात जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि वहां पर अभी राज्य सरकार कितनी तैयार है। अगर शैक्षणिक संस्थान खोले जाते हैं तो जो कुछ भी परिस्थितियां बनेंगी, क्या उनसे लड़ने के लिए सरकार पुरजोर तरीके से इस समय लगी हुई है? क्या सरकार तैयार है? गणेश, पूरी जानकारी आपसे। पल्लवी, मैं बता दूं, देखिए कि बड़े दिनों के बाद करीब 5-6 महीने जहां तक स्कूल पूरी तरह से बंद थे, ऐसे में अब केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया है 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने का। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ साफ साफ तौर पे कहा है कि यह जो स्कूल खोलने का निर्णय होगा वह राज्य सरकार और स्कूल प्रबंधन के आपसी तालमेल के बीच ही होगा। हालांकि राज्य सरकार का बार बार यही कहना है कि वह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच में अभी आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कुछ जो गाइडलाइन है उसमें गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि बच्चों को किसी तरह से स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि बच्चा अगर स्कूल आप खोलते भी हैं तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड रखना होगा। ऑनलाइन मोड के तहत स्कूल प्रबंधन और राज्य सरकारों के बीच अभी आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो उनके एक्सपेंसेस हैं और खर्चे हैं उनको लेकर अभी राज्य सरकार ने किसी तरह से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि किस तरह से और कैसे किया जाएगा। हालांकि इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अभी आपसी 14 तारीख को एक बार वापस से कैबिनेट की मंत्रालय की मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा कि किस तरह से और कैसे स्कूलों का गाइडलाइन के तहत खोला जाएगा। लेकिन राज्य सरकार का यहाँ पर अभी भी यही कहना है कि वो स्कूल खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सच्चा में जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है उनका पूरी तरह से अनुपालन करते हुए स्कूल खोले जा सकेंगे। ठीक है गणेश, अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या वाकई में सूबे में इस तरह की हालत है कि वहां पर अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सके? और वहीं माता पिता की बात करें तो क्या माता पिता इतने आश्वस्त हो पाए हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना मध्य प्रदेश में किसी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि राजनीतिक जो दरमियान है वहां राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चमकने लगी है, उसकी वजह से सरकारें जो हैं लगातार हर चीजों को खोलने के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं, रहवासी हैं और परिजन हैं, वो लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि राज्य सरकार चुनाव के लिए हर चीज खोलने को मजबूर है। लेकिन जो पहले अगर हम मंदिर की बात करें या स्कूल की बात करें तो उनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। माता पिता अभिभावकों के मन में अभी भी चिंता है और कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। लगातार जो आंकड़े हैं, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रतिदिन इंदौर, भोपाल और अन्य जो बड़े बड़े जिलों हैं वहां 200 से ऊपर ही प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के। तो निश्चित तौर पे माता पिता किसी तरह से अभी पूरी तरह से इस चीज पे अलर्ट नहीं है और वह ना ही वो निर्णय ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ऐसा ना हो कहीं कि वो कोरोना से प्रभावित हो। इसलिए जो माता पिता का झुकाव है वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अभी ज्यादा झुक रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो इस समय स्कूलों को खोले जाने को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजस्थान से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान की गहलोत सरकार कितनी तैयार इस समय नजर आ रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कह दिया है 15 अक्टूबर के बाद आप शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ऐसे में गहलोत सरकार की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अनलॉक 5.0 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के हाथरस में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मानव तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दिल्ली में मानव तस्करों के चंगुल से बचकर भाग निकली एक 17 वर्षीय लड़की हाथरस बस स्टैंड पर शनिवार देर रात परेशान हाल में दिखी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसे कोतवाली ले गई तो लड़की ने सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि वह 3 दिन से पैदल चल रही है और 200 किलोमीटर की दूरी तय कर हाथरस पहुंची है। उसने ये भी बताया कि एक शख्स मध्य प्रदेश से कुल 12 लड़कियों को काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले जा रहा था। उसने रास्ते में उन लोगों को किसी शहर में एक कमरे में कई दिनों तक भूखे प्यासे बंधक बनाकर रखा। ऐसे में मौका पाकर लड़कियां वहां से भाग निकली। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए हाथरस के एसपी ने बताया कि लड़की को फिलहाल चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया गया है और वहीं जो पीड़ित लड़की है उसने ये जानकारी दी है कि मेरा परिवार काफ़ी गरीब है और पैसे की ज़रूरत है। तो कुछ ग्रामीणों ने ये सलाह दी थी कि वे मुझे कुछ अन्य लड़कियों के साथ कुछ पैसे के बदले दिल्ली भेज दें और ऐसे में एक शख्स ने झांसा दिया नौकरी दिलवाने का और उसके बाद दिल्ली में किसी होटल में ले जाकर इन तमाम लड़कियों को बंधक बनाकर रख लिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, बड़ा खुलासा यहां मानव तस्करी का हुआ है। जानकारी मिल रही है दिल्ली से भागी हैं 12 लड़कियां जो कि मानव तस्करी करके ले जाई जा रही थी। देखिए, सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं और ऐसी लड़कियां बरामद हुई हैं जिनको मानव तस्करी करी जा रही थी जिनके, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें यूपी के हाथरस के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है इसका ये बड़ा खुलासा है। और कहीं इनको इनपुट मिल रहा था कि यूपी पश्चिम के जो एरिया हैं उन वहां से लड़कियों को ले जाकर के दिल्ली और दिल्ली से फिर विदेश तक भेजा जाता था। एक पूरा नेटवर्क इसके पीछे है, पूरा नेक्सस है जिसको सीधे तौर पर इसका बहुत बड़ा खुलासा होगा और कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट है उसके हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि लड़कियों से जिस तरीके से पूछताछ में पता चला है कि कई लड़कियों को काम के बहाने, गरीब लड़कियों को ये अपना शिकार बनाते हैं और काम के बहाने उनको दिल्ली ले जाने की बात करते हैं, मुंबई ले जाने की बात करते हैं, लेकिन आगे ले जा करके उनको बेच दिया जाता है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब इस मामले में देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई होती, क्योंकि ऐसे खुलासे पहले भी हुए हैं, ऐसे लोग खासा एक्टिव हैं, लेकिन ऊंचे सोर्स पहुंच के चलते ये लोग बच निकलते हैं। और जो मेन आका होते हैं, यानी कि मेन जो होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, वो बाहर से कहीं बैठ के नेटवर्क चलाते हैं,
लेकिन पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंचते हैं। केवल जो ले जा रहे होते लड़कियों को वो लोग हाथ लगते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी निकल करके सामने नहीं आती। एक पूरा प्लान होता है, एक व्यक्ति एक जगह से लेता है, दूसरी जगह छोड़ता है, फिर दूसरी जगह से कोई और रिसीव करता है, आगे छोड़ता है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल पुनीत, और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली से ये जो बच्ची है, लड़की है, वो पैदल चलकर 200 किलोमीटर दूर हाथरस में पहुंची। वहां जाकर पुलिस ने उससे पूछताछ की जब लोगों ने देखा कि वो परेशान हाल में। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि 200 किलोमीटर वो पैदल चलती जा रही थी, जाहिर है कि वो परेशान होगी। क्या बीच में कहीं भी कोई पुलिसकर्मी नहीं मिले, कहीं पे किसी तरह की कोई वहां पर पुलिस की आवाजाही नहीं थी? क्या लोगों ने ये इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि 200 किलोमीटर पैदल चलकर हाथरस पहुंच गई, लेकिन बीच में किसी को कानो कान कोई खबर नहीं लगी, भनक नहीं लगी। देखिए, जिस तरीके से लड़की दिल्ली से भागी है और जिस तरीके से ये बता रही है कि इसके साथ कई और लड़कियां थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से बता रही कि पैदल चल करके आई है, पूरे रास्ते क्या इसको किसी ने देखा नहीं? क्योंकि हर जगह पिकेट पॉइंट पर कहीं ना कहीं पुलिस खड़ी होती है। ये दिन रात चली है, किसी ने इसको रोका नहीं। लेकिन आप सीधे तौर पर अब पुलिस के पास में जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई केवल पूछताछ जारी है, जबकि सीधे तौर पर फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, लेकिन अभी एक्शन के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात से भी संदेह हो रहा है कि 200 किलोमीटर जिस तरीके से ये बता रही है कि पैदल चल करके आई है, इस मामले की भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, आखिर इतने मानव अधिकार संगठन काम कर रहे हैं, तमाम एनजीओ हैं जिनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, आखिर वो क्या कर रहे हैं? सीधे तौर पे अगर लड़की दिल्ली से चल करके हाथरस पहुंची है, तो जितनी इसमें सीधे तौर पे पुलिस की लापरवाही आ रही है, उतनी ही संगठनों की भी लापरवाही है कि आखिर इन लोगों ने इस लड़की को देखा क्यों नहीं। खैर, अब लड़की पुलिस के पास में है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है हाथरस की, वो इससे पूछताछ कर रही है। जी शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भी कई दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे चुनावी समीकरण साफ होते जा रहे हैं। ऐसे में ऐश्वर्या और करिश्मा के चुनाव लड़ने के कयास पर भी विराम लग गया है। अब कयास लगने लगे हैं कि क्या चुनाव बाद अगर समीकरण बदले तो लालू परिवार और चंद्रिका परिवार में फिर से दोस्ती हो सकती है। बता दें कि चुनाव की घोषणा होने के पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ऐश्वर्या राय तेजस्वी या तेज प्रताप में से किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि ऐश्वर्या चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले तेजस्वी ने ऐश्वर्या की बहन और चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा को आरजेडी की सदस्यता दिला दी थी। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि करिश्मा को चंद्रिका राय के खिलाफ परसा से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन आरजेडी ने परसा से लोजपा से आए छोटेलाल राय को टिकट दे दिया। चंद्रिका और छोटेलाल राय इससे पहले भी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। अभी तक करिश्मा को पार्टी ने चुनावी प्रचार में भी नहीं उतारा है। लालू परिवार के लिए महुआ सीट भी महत्वपूर्ण है। यहां से भी चंद्रिका राय के परिवार से कोई मैदान में नहीं है। जेडीयू ने यहां से इलियाक हुसैन की बेटी को मैदान में उतारा है। इन समीकरण के बाद लोग एक बार फिर से कयास लगाने लगे हैं कि लालू यादव ने अभी भी अपने समधी चंद्रिका राय से दोस्ती की गुंजाइश छोड़ रखी है। हालांकि तेज प्रताप और ऐश्वर्या का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, मैं जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी। जितने भी इस समय समीकरण बन रहे हैं उनको देखकर क्या लग रहा है? क्या लालू प्रसाद यादव ने चंद्रिका राय से अपनी दोस्ती के लिए अभी भी गुंजाइश छोड़ रखी है? जी देखिए, सीधे आप कह सकते हैं कि यह सियासी राजनीति है और सियासी राजनीति में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी। जिस तरीके से तेज प्रताप का और खास करके चंद्रिका राय की जो कहानी चल रहा था, ऐश्वर्या को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही थी, वो लगभग अब विराम हो चुका है। उनके खिलाफ में अब वो सीधे नहीं जा रही हैं ऐश्वर्या। तो अब सीधे कह सकते हैं कि चंद्रिका राय और लालू प्रसाद यादव दोनों लोगों की अभी भी कहीं ना कहीं एक जो सेंटिमेंट है अभी जुड़ा हुआ है और किसी भी तरह के किसी भी पहलू पर वो लोग हानि पहुंचाना नहीं चाहते हैं। भले ही दल में नहीं है, किसी भी दल से वो अपने आप को दूर भले रखते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चंद्रिका राय का अभी भी सॉफ्ट कार्रवाई बाकी है, क्योंकि भले ही केस आपके न्यायालय में है, लंबित है, लेकिन चुनावी मैदान में किसी भी तरीके कोई भी ऐसे गुंजाइश नहीं करना चाहते जो आगामी किसी भी तरह का पारिवारिक जो माहौल है वो फिर से विराम की स्थिति में आ जाए। जितने दिनों तक इनकी आपस में टकराव चला था, लगभग चला, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक रंग सामने में देखने के आसरा लगाए हुए थे तमाम राजनीतिक दल वाले, लेकिन लेकिन सामने में
ऐश्वर्या राय को लड़ाई नहीं लड़ने पर सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़कर बेअदबी की गई। सरहंद के गांव तरखान माजरा के गुरुद्वारा साहिब में घटना के बाद गांव के लोगों ने एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। दूसरा आरोपी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद भड़के लोगों ने आरोपी की खूब धुनाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे लोगों से बचाया। बताया जा रहा है कि तरखान माजरा में एक कार में 2 युवक आए और माथा टेकने के बहाने उन्होंने गुरुद्वारा साहिब का दरवाजा खुलवाया। एक युवक कार में बैठा रहा, दूसरे ने गुरुद्वारे के अंदर जाकर सीधे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़ दिए। वहां मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद गांव के लोगों ने सरहिंद थाने के अंदर और बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की। वहीं एसएसपी अमनीत कौंडल ने जिले की फोर्स को तैनात करते हुए स्थिति को संभाला और लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरबार साहब ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਲਕਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦਾ ਖੋਲੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ
ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ? अंग पाड़े जी, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਗ ਪਾੜੇ? अंग गिने नहीं जी, गुटका साहब दे भी पाड़े जितने जितने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फतेहगढ़ साहिब से हमारे संवाददाता कृष्ण वर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण वर्मा, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बेअदबी का मामला सामने आ रहा है। जी, यह घटना फतेहगढ़ साहिब में सरहद के नजदीक तरखान माजरा गांव की है। यहाँ पे आज सुबह करीब 11 बजे दो युवक कार में बैठकर आए और उन्होंने वहाँ पे बैठे सेवादार से कहा कि हमने यहाँ पे मत्था टेकना है। तो सेवादार ने मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारा साहिब को खोला तो एक युवक कार में बैठा रहा, दूसरा युवक है जो अंदर मत्था टेकने के लिए गया तो उसने जाकर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग को फाड़ा और इतने में जब फाड़ के भागने लगा तो वहां पे ग्रंथी और जो सेवादार बैठे थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और दबोच लिया। इतने में गांव में जो रोला पड़ गया, रोला पड़ने के बाद वहां पे गांव वाले इकट्ठे हो गए, युवक की खूब धुनाई की गई। धुनाई करने के बाद उस युवक को फतेहगढ़ साहिब जो सरहद में पुलिस थाना में दे दिया गया और उसकी कार की भी खूब तोड़ फोड़ की गई। जी बिल्कुल, और अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन दोनों युवकों के बारे में? ये कौन थे, कहां से आए थे और किस मकसद से इन्होंने ये पूरा कारनामा किया है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? जी, जो अभी है जो पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो यहाँ पे आईजी साहब भी आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारे मंत्री हैं साधु सिंह धर्मसोत वो भी आए थे। अभी आईजी साहब बैठे हैं लेकिन गांव वालों ने नेशनल हाईवे को अभी तक भी ब्लॉक कर रखा है। ना कोई उधर सरहद से ना कोई खन्ना से राजपुरा तक जा सकता, ना राजपुरा से खन्ना तक आ रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे अभी तक ब्लॉक किया है। लोगों का कहना है कि जो बंदा पकड़ रखा है वो उसको हमारे हवाले किया जाए। जी, क्या पुलिस की समझाइश बुझाइश के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि नेशनल हाईवे बंद किया हुआ है, ऐसे में जो आवाजाही वहां पर लोग कर रहे होंगे, वाहन जो है उनको कितनी परेशानी हो रही है और क्या इसके लिए जो यातायात है उसे डाइवर्ट किया गया है इस समय? जी, ये जो यातायात है ये डाइवर्ट किया गया, राजपुरा से ही डाइवर्ट कर दिया गया, इधर दराहा से ही डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि दोनों साइड में 8-8 किलोमीटर तक जाम लग चुका है। जी बिल्कुल, और अभी कहाँ कितने अभी यहाँ पर उस समय पुलिस बल तैनात है, ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कृष्ण। जी, ऐसा है वहाँ पे इतना लंबा जाम लगा हुआ, वहाँ पे पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए। ठीक है, और पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है? जिस तरह से लोग इस समय गुस्से में हैं और आरोपी कब्जे में हैं पुलिस के, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान अभी सामने आया है? जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है, सिर्फ अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। तमाम जानकारी अपने हम तक पहुंचाई तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग फाड़कर बेअदबी की गई। सरहिंद के गांव तरखान माजरा में गुरुद्वारा साहिब में घटना के बाद से ही गांव के जो लोग हैं काफी आक्रोशित हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से वहां के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो माहौल खराब हुआ है उसे जल्द से जल्द सुधार लिया जाए। बात आरोपियों की करें तो दोनों आरोपियों को अभी जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पकड़ लिया गया है और अब कार्रवाई की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरे मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आरे में मेट्रो कार्ड शेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार अब कांचूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आरे कार्ड शेड का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस ले लिया है। इस पर मुंबई वासियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अच्छा निर्णय है, उसके लिए हम बहुत खुश है। ये जो आरे का जो जगह पर्यावरण का है वो यहाँ से निकल गया, हम लोग उसके बहुत अच्छा है। क्यों, क्या मिलेगा आपको? पहले काफी पैसा लग चुका है, अभी उससे हाँ पैसा काफी लग चुका है, अभी पैसा लग चुका है। अभी मुख्यमंत्री ने क्या बोला है कि यहाँ अभी 0 रुपए में हमको जगह मिला है और यहाँ जो बांधकाम किया है उसका भी हम लोग का ऐसा कोई ये नहीं करेगा, उसका तो उपयोग करेगा। देखो, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब ने जो निर्णय लिया है वो उनके हिसाब से ठीक है, पर आरे कॉलोनी में जो इतना 1000 करोड़ जो पैसा लगा हुआ है, जो पैसा लगा, इससे आरे कॉलोनी के लोगों के लिए फायदा ही है। एक्चुअली का कुलाबा से जो सिप्स के मेट्रो जो बन रही है, जो आरे कॉलोनी को फायदा है, यहाँ से जाने के लिए इजी हो जाएगा, प्लस हाई के लोगों के लिए काम धंधा मिल जाएगा, हाउस पिकिंग में लोगों को काम मिल जाएगा। मतलब आरे कॉलोनी के जितने आदिवासी और इतर जो समाज के लोग हैं उनके लिए बेनिफिट ही है। ये सही डिसीजन इसके लिए ताकि आके काफी पेड़ बर्बाद हो चुके,
और वहाँ से लेके यहाँ का प्रदूषण थोड़ा सा बिगड़ गया था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। क्योंकि इस टाइम पे तो गर्मी के सीज़न में तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, घर में बैठना भी मुश्किल होता था। तो इस प्रकार से वो एक जो सरकार ने डिसीजन लिया है वो सही लिया है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है। और मेरा यही कहना है कि यहाँ के पेड़ ऐसे बर्बाद मत करो। ये आरे का जंगल है तो ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, और अपने लिए पेड़ भी अच्छे बात है कि अच्छे प्रकार से उग रहे, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक बनेगा, ताकि यहाँ पे जो वातावरण है यहाँ का, जो घूमने लायक पोजीशन बन रहा है, उसको बर्बाद मत करो। यहाँ से बाहर से लोग आते। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मुंबई से। मुरारी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है और आरे मेट्रो कार्ड शेड को अब दूसरी जगह के लिए स्थानांतरित कर दिया है। वहां के लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और सीएम के इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जहां विपक्ष इस फैसले को लेकर के आरोप लगा रहा है कि 4000 करोड़ रुपए जो है कि महाराष्ट्र सरकार जो है बेवजह नष्ट कर रही है, खराब कर रही है, वहीं जो आरे के समर्थन में लोग थे उन्हें एक बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि लगातार कई दिनों तक यहाँ पर आंदोलन चला था। 2700 पेड़ रातों रात काटे गए थे, जिसे लेकर के कांग्रेस जो है कि लगातार वहां आंदोलन कर रहा था। युवा नेता आदित्य ठाकरे तभी मंत्री नहीं थे, तभी वो युवाओं की आवाज जो है बनकर उस जंगल को बचाने की कोशिश किए थे, और उन्होंने वादा किया था, शायद उद्धव ठाकरे ने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर कोई विकल्प निकालेंगे, और यही वजह था कि उन्होंने जो आरे में कारशेड बनना था उसे मुंबई के दादर के पास माटुंगा में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और अब इसको लेकर क्या कुछ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? हम जिनकी प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, बाकी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या लोग सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं? पल्लवी, देखिए, जो वृक्ष प्रेमी थे और जो इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उन लोगों में जाहिर तौर पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। और मुंबई का ये बीचों बीच ये आरी का कॉलोनी है, काफी बड़ा घना जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर गर्मी, बरसात और ठंडी समय पर मौसम को एकत्रित करने में इस पेड़ों की यहाँ पर काफी अहम भूमिका होती है, क्योंकि गर्मी के महीने में ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है तो सबसे ज्यादा गर्मी जो है यहाँ भी लोगों को झेलने पड़ती है। और ऐसे में मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और ऐसे में जो बचे खुचे पेड़ है, अगर उन्हें भी नष्ट किया जाता है तो स्थिति सामने आगे खराब हो सकती है। यही वजह है कि आम लोगों में भी उद्धव सरकार के इस फैसले की सराहना की जा रही है। जी पल्लवी, शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे। आरे मेट्रो कार्ड शेड को अब दूसरी जगह के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, कांजूर मार्ग पर अब इसे बनाया जाएगा। इस मार्ग को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए पल्लवी, आरे फेज 3 का जो मेट्रो कार्ड सेट था उसको महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी सरकार में जब बीजेपी के साथ थी तभी वो बोल रही थी कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, हम जो है इसको ट्रांसफर करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कल जो है घोषणा के तौर पे ये कह दिया कि कांजूर मार्ग में जो है आरे कार्ड सेट फेज 3 बनाया जाएगा। मुंबई में कि आरे कॉलोनी में जिस तरह से आरे कार्ड सेट बनाया गया था उसको कहीं न कहीं अब उसी यथास्थिति में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही थी कि 400 करोड़ का नुकसान होगा, 400 करोड़ का अतिरिक्त भार जो है महाराष्ट्र सरकार पे आएगा, आम जनता के ऊपर आएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पे स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि कांजूर मार्ग पे जो कार्पेट बनाया गया वो मुफ्त में बनाया जाएगा, वो उसके लिए कोई पैसा देना नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि बदले की भावना से महाराष्ट्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार आम जनता के साथ धोखा कर रही है। महाराष्ट्र तो तमाम तरह की बातें कर सिर्फ विपक्ष कर रहा है, लेकिन वन प्रेमी लगातार इससे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वन प्रेमी साफ तौर पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का निर्णय कहीं न कहीं आम जनजीवन के लिए भी अच्छी बात है। वहीं पर्यटक मंत्री उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि इस साल का सबसे बड़ी ये खबर है कि सरकार ने इस तरह का कोई बड़ा डिसीजन लिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई।
तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आरे में मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आरे कार शेड का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज केस को भी वापस ले लिया है। मुकदमों को वापस ले लिया गया है। इस पर मुंबई वासियों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और लगातार इसको लेकर खुशी ही जताई जा रही है। हालांकि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर इस मसले पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब अतिरिक्त भार जनता पर ही आएगा और सरकार पर ही आएगा और सरकार इसकी जो वसूली है वो जनता से ही करेगी। लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कांजूर मार्ग पर जो नया शेड बनाया जाएगा उसको लेकर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और जनता पर किसी तरह का कोई भार सरकार नहीं आने देगी। फिलहाल राहत की बात यह है वन प्रेमियों के लिए और जो वहां पर रह रहे हैं स्थानीय लोग, उनके लिए ये राहत की बात है कि अब आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है और इसे बनाने पर अभी रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर